दोस्तों, लिखावट में आज सबका स्वागत है। आज जयपुर से दो कवयित्रियाँ उषा दशोरा और सोनू यशराज अपनी कविताओं का पाठ करने के लिए जुड़ी हैं। कवि और आलोचक मित्र अरुण शीतांश आरा से जुड़े हैं और कुछ और मित्र जुड़े हैं। तो हम लोग आज आप लोगों की कविताएं सुनेंगे। उसके पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो ये कि यह संस्था जिसका नाम लिखावट है, कविता पर ही काम करती है। कविता पाठ, कविता परफॉर्मेंस, कविता पर आलोचना इत्यादि। तो मूलतः ये कविता से जुड़ी हुई मंच संस्था है, और इस संस्था को बने बहुत साल हो गए। बनाने वालों में रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैं मिथिलेश श्रीवास्तव रहे हैं। कोरोना ने हमें एक अवसर दिया ऑनलाइन होने का, तो अब हम लोग कविता यात्रा को आगे लिखावट में बढ़ा रहे हैं। दरअसल यह एक यात्रा है, कविता की यात्रा है, रचनात्मकता की तलाश है। जो जहाँ है, जो कविता लिख रहा है, वो अपने आप से, अपने समाज से, अपनी राजनीति से, देश के गवर्नेंस से और आम आदमी के हालात से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर हम निगाह रखना चाहते हैं। हम यह भी निगाह रखना चाहते हैं कि हम सांप्रदायिकता का साथ तो नहीं दे रहे हैं। हम इस पर भी निगाह रखते हैं कि हम समाज में हिंसा तो नहीं बढ़ा रहे हैं। हम इन सब चीज़ों से तौबा करते हैं। हम ना सांप्रदायिकता का साथ देते हैं, न हिंसा को बढ़ावा देते हैं, और न कविता के लिए कविता लिखते हैं। हम जो लिखते हैं समाज के लिए लिखते हैं, और इसी यात्रा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा से हम जरा भी भटकते नहीं। अरुण जी ने आप लोगों की कविताएं पढ़ी हैं, शायद आप दोनों का संग्रह आया है, और उस संग्रह में पढ़ी गई कविताओं के आधार पर अरुण शीतांश ने लिखावट को यह सुझाव दिया कि आप लोगों को कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया जाए। तो लिखावट ने उषा दशोरा और सोनू यशराज को आज कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है। और देखिए इत्तेफाक कैसा है कि आप दोनों जयपुर में हैं, और इस दिनों लिखावट कविता राजस्थान के नाम से एक सीरीज में कविता पाठ आयोजित कर रहा है। अब तक दो एपिसोड्स हो चुके हैं, और तीसरा एपिसोड अगले संडे को होगा। तो उस कड़ी में आज के कविता पाठ को भी हम जोड़ के देख सकते हैं। वह जो श्रृंखला चल रही है उसका आधार है प्रगतिशीलता और जनवादिता। हम इसी दायरे में रह के उस श्रृंखला को चला रहे हैं। तो अब हम दो बातें अरुण जी के बारे में कहेंगे, और फिर उसके बाद अरुण जी इस संध्या को आगे बढ़ाएंगे। अरुण शीतांश हिंदी और
भूगोल विषयों के विद्यार्थी रहे और आपने पीएचडी किया। लॉ के भी स्टूडेंट रहे, एलएलबी किया, और उनके 3 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हैं। एक ऐसी दुनिया की तलाश में। दूसरा संग्रह हर मिनट एक घटना है। तीसरा कविता संग्रह है पत्थरबाज। और इस तरह और भी आलोचना की 2 किताबें हैं। उनके संपादन में आई 3-4 किताबें हैं। देशज नाम की एक पत्रिका का संपादन करते हैं और हिंदी कविता के अध्येता हैं, विचारक हैं। तो आज मैं उनका फिर से स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि इस काव्य संध्या को आगे बढ़ाएं। और आप लोग अपनी किताब भी यहाँ दिखा सकते हैं। तो अरुण शितांशी, टाइम का जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। अरुण शितांशी, आपका स्वागत है। अरुण जी। सर की अरुण सर की आवाज। हाँ नमस्ते, आवाज आ रही होगी अब। सोनू जी, उषा जी, एमपी सर, अनिल सर, मंजुला बिष्ट जी, और इस कार्यक्रम के लिए जो उत्साहित ढंग से जो हमें बहुत बेहतर तरीके ढंग से और नेशनल स्तर पर जो काम कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव सर, उनका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे कहने से देश के 2 चर्चित कवयित्री सोनू यशराज और डॉक्टर उषा दसोरा जी हमारे बीच आज कविता पाठ करेंगी। जब मैं देश के 2 चर्चित कवयित्री का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि और कवयित्री जो हमें देश में फैली हुई हैं, जो लिख रही हैं, वो चर्चित नहीं है। इससे बिल्कुल ही अभिप्राय मेरा नहीं है। लेकिन इस मंच से और इस समय, इन दिस टाइम, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे समय के एक महत्वपूर्ण और सलीके से कविता लिखने वाली, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में, 1 दशक में नहीं, 5 वर्षों में ध्यान मुझे खिंचा, उसमें 2 नाम तेजी से मेरे दिमाग में बैठ गए, सोनू यशराज और उषा दसोरा। उषा दसोरा का ध्यान जो है वो सोनू ने ही हमें खिंचवाया कह करके। तो ये मेरा दोष रहा और मेरी कमी रही, या उन आलोचकों की, उन साहित्यकारों की जिसमें उषा दसोरा पर ध्यान नहीं जा रहा है या सोनू यशराज पर ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे अलक्षित और ऐसे नाम हैं जो कि लिखी जा रही हैं बेहतरीन कविताएं, और लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करना ये हमारा काम है, उसको विजुअल ट्रीटमेंट में उसके स्ट्रक्चर को, उसके कंटेंट को समझना ये हमारी जिम्मेवारी है, और ये समकालीन साहित्य की जिम्मेवारी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साहित्य का जो समाज है वो बहुत धनाढ्य है और एक हमारा विरासत है, और उस विरासत के हम एक यात्री हैं। एक छोटा सा काम करें, एक पांव हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें फक्र होना चाहिए। इससे हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी साहित्य की हम सेवा कर रहे हैं। जहां अगर आप भक्तिकालीन और उसके बाद रीतिकालीन और जितने भी छायावाद से लेकर कविता और 8वें 7वें दशक, 8वें दशक, 9वें दशक, सदी के अंत के कवि और फिर आने वाली पीढ़ी के कवि जो हैं, मौजूद हैं, और जो एक परंपरा जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं, केदार जी की परंपरा, विनोद कुमार शुक्ल की परंपरा, अरुण कमल और अब उदय प्रकाश की परंपरा, नागार्जुन की परंपरा, तो ये तमाम चीजों को लेते हुए ध्यान में रखें तो हम समकालीन कविता में एक अंशदान कर रहे हैं।
हमारी कवित्रियां अंशदान कर रही हैं, चाहे मंजुला बिष्ट हों या कोई अनामिका जी हों जो अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो, या जो कहानी जो लिख रही हों, उपन्यास जो लिख रही हों या लिख रहे हों, एक मनुष्य के दृष्टि से देखें तो, न स्त्री न पुरुष के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में देखें तो, एक समाज की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले जो चीजें आकर्षित करती हैं वो कविता में जो आत्मा से चीजें आती हैं, दिल से, हृदय से जो आती हैं। तो नागार्जुन बोलते थे कि जो कविता जो है वो सब कविता को अगर मिला दें तो एक आत्मकथा बन जाएगी। ये नागार्जुन का कहना है, मेरा नहीं कहना है। आत्मकथा आपका हृदय से निकला हुआ चीज है, तो हमारी जो भावनाएं हैं उससे निकली हुई चीजें। मैं अभी वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक कवित्री पहले पाठ करें, उसके बाद दूसरी कवित्री पाठ करें। तो एक कवित्री पाठ करेंगी तो उसके बाद जो 10 मिनट का समय दिया है उन्होंने या 15 मिनट का, उसके बाद मैं 10 मिनट बोलूंगा। फिर एक पढ़ेंगी, उसके बाद मैं 10 मिनट बोलूंगा या 15 मिनट, उसके बाद कंक्लूजन करके खत्म किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि आज हमारे सामने 2 किताबें हैं, पहली बूंद नीली थी सोनू यशराज की, और भाषा के सरनेम नहीं होते डॉक्टर उषा दसोरा जी। तो मैं चाहता हूं कि पहले सोनू यशराज कविता का पाठ करें जो पढ़ना चाहते हैं। सोनू यशराज जी। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और अरुण शितांश जी का आभार कि इतने सुंदर मंच से हमारा परिचय कराया। और मैं देख रही थी YouTube पे लिखावट डेली के जो सारे जो सत्र थे वो मुझे बहुत मानीखेज लग रहे थे, तो पुनः आभार। और मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदती स्त्री। बुद्ध के ठीक सामने श्रावस्ती के विशाल प्रांगण में नीचे मुंह किए बैठी एक मौन स्त्री पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदती है। ये स्त्री अभी अभी सहकर आई है तीक्ष्ण निगाहों के चाबुक। क्यों, कहां, कब तक चली सवारी, जैसे जुमलों के जवाब देकर। ये स्त्री कल जब अबोध कन्या थी तब चपल हिरनी सी भय और सीमाओं से परे थी ऊर्जा और चेतना का पुंज। सभी को तरंगित करती फूलों में सुवास, बादलों में पानी, पंछियों में गीत और जीवन में संगीत। इसी की पुलक से थी सभी में जीवन की ललक। आज बुद्ध के सामने बैठी ये स्त्री तटस्थ होकर खोद देगी एक दिन, देखना तुम्हारी रूढ़ियों की जमीन। शुक्रिया। और कुछ कविता पढ़िए। जी, आप एक बार सब पढ़ दें, 4-5 कविताएं, उसके बाद टिप्पणी दी जाएगी। जी। मेरी दूसरी कविता है किताबें और लड़की। लड़की किताबें ज्यादा पढ़ती थी और लड़का रखता था दीन दुनिया की खबर। लड़की जब किताब बंद करती तो किरदारों को खोजती, उसे बाहरी दुनिया में साम्य दिखता, बेशक अक्सर नहीं भी। पर लड़की को मालूम था किताबें झूठ नहीं बोलती, और लड़के को मालूम था किताबों से बाहर भी होती है एक और दुनिया। लड़की परी कथाएं नहीं पढ़ती थी और ना ही मनोहर कहानियां, पर लड़की पढ़ती थी ऐसा जो विराट कर दे उसकी दुनिया, तिरोहित कर दे भीतर बैठा अनजान डर, और मानती थी मुश्किलों तकलीफों के बावजूद जिंदगी फिर भी खूबसूरत है। एक और कविता मैं पढ़ती हूँ, वो कुछ अलग तेवर की है। मेरी आवाज। बचपन से कोशिश जारी है पर अब तक
पहाड़ के पार मेरी आवाज नहीं जाती। पहले गूंजती थी और लंबी यात्रा कर टकराकर लौट आती थी। पहाड़ के इस ओर और उस पार ऐसा कुछ नहीं बचा जो अब मेरी अपनी आवाज लौटा लाए। मेरी खनकती आवाज अपने पास रखने वाला वो सूखा कुआं अब भर चुका है आदिवासियों की चीखों से। मेरी आवाज जिन पेड़ों पर झूलती थी कलाबाजियां खाते हुए, वहां प्रेमियों की, किसानों की आत्महत्या करने वाली रस्सियां बंधी हैं। रात की नीरवता को टटोलती है जब रात की नीरवता टटोलती है जब आवाजों का जंगल, तब सब ओर से आती है हामी भरते सियारों जैसी आवाजें। बहुत से पहाड़ खप गए हैं इमारतों में, मेरी आवाज घुट गई है मोबाइल टावर में। चारों ओर शोर है, शेष नहीं रही प्रतिध्वनि। मेरी कोशिशें लौट कर आती हैं, आवाज नहीं। वाह। अब मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी जो मैंने कोरोना काल में लिखी है। इसका नाम है गुमान। बारिश के बाद चींटियों ने उतार दिए गीली मिट्टी के जूते। उनकी तेज चाल बताती है पैर जरूरी हैं, जूते नहीं। वाह। दरअसल शुक्रिया। दरअसल जूते तो किसी के लिए जरूरी नहीं। अपनी जमीन और शर्तों पर जिंदा हुसैन आजीवन चले नंगे पांव। जूते पहने हों तो पांव की मिट्टी और जमीन पर पकड़ छूटती जाती है। आदमी भूल जाता है मिट्टी का और जमीन का खुरदरा स्पर्श। भारतवर्ष के लिए थे रानी की शान में कवायद करते जूते। जूतों में उड़ता है आदमी, उसे होता है इतना गुमान कि जूते की नोक पर मसल जाते हैं नन्हे जीव। अब वाह वाह। घर भर के जूते अब घर भर के जूते उतरे रखे हैं घर के कोने में। प्रकृति अपनी मिट्टी संवारने खुद चल पड़ी है। आभार। बहुत अच्छा। सर जी हाँ, बोलिए बोलिए, पढ़िए। जी। अब मैं एक कविता और सुनाती हूँ। मेरे पिता को कोरोना हो गया था और हम सब बहुत घबरा गए थे। तो उस वक्त वो जब घर आए थे तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी। तो उस वक्त की ये कविता है, पिता का घर लौटना। पानी को भी याद होगा जब हर सांझ पिता के घर लौटने से पहले धुलते थे हमारे हाथ पांव मुंह। आईने को याद होगा कंघी से संवरना। दूध के गिलास से बनी सफेद मूंछों की उम्र होती थी सबसे कम। सैकड़ों काम छोड़कर माँ करती थी उस पल को तैयार। बड़े होने पर पिता के घर लौटने से पहले होमवर्क करने की कवायद, कमरा ठीक करने के जतन, गली के खेल में पहले अपनी बारी लेने की जुगत, नई चित्रकथा लेने की लंबी भूमिका, नए स्पोर्ट्स शूज लेने की फरमाइश करने का पूर्वाभ्यास और दोस्तों के जमावाड़े वाले कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट की बड़ाई, और इन सब के लिए पिता से छोटी मोटी जिद और मामूली लड़ाई। पिता का घर लौटना हमेशा किसी युद्ध स्तर की तैयारी जैसा ही रहा। हम बनते रहे सबसे समझदार बच्चे। परिंदे घर लौटते हैं, ऐसे ही पिता लौटते अपने नीड़ में, सपने और सामान लेकर। आज पिता कोरोना को मात देकर सुरक्षित घर लौटे हैं और आज पहली बार लगा अपने घर सुरक्षित लौटना ही है
सबसे बड़ा जतन। खब्बू। जी सर। खब्बू खब्बू। कविता पढ़िए। जी जी। मैं कविता पढ़ रही हूँ खब्बू। जैसे कि हम जानते हैं, जो पंजाबी शब्द है खब्बू, जिसमें बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को खब्बू कहा जाता है। और मेरा प्रभात मिलिंद सर ने भी ध्यान दिलाया कि खब्बू बल्लेबाज भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं क्रिकेट में। ये कविता पढ़ रही हूं मैं, खब्बू। बाएं गाल पर तिल वाली लड़की मानी जाती है सुंदर और सौभाग्यवती। बाएं हाथ से हर काम करती नई दुल्हन को मिलती है ससुराल की तिरछी नजर। बाएं पैर को पहले आगे बढ़ाती गर्भवती स्त्री की चाल बांच देती है मनु के कुछ अलिखित नियम। बाईं कमर पर लचक खाई एक औरत देर तक निहारती है कान्हा की त्रिभंगी मुद्रा। बाएं कंधे के दर्द को सहलाती स्त्री दर्ज करती है विद्रोह कविता के पन्ने पर। बाएं को मिली हर गाली, बाएं को मिली हर गाली जमा होती है सदियों से स्त्री के खाते में। बाएं हाथ में बाएं हाथ में मोली बंधवाती स्त्री मुस्कुरा कर छोड़ देती है चावल दाएं हाथ की मुट्ठी से। शुक्रिया। हम्म। जिस समय है एक छोटी कविता है, कितना प्रेम है तुम्हें, ये अंतिम कविता, पेज नंबर 56। कितना प्रेम है तुम्हें, तुम कितनी भली मालूम होती हो किसी अच्छे घर की संस्कारी लड़की की तरह। नीची नजरों से देखती हो ऊंची दुनिया की इबारतें। नीची नजरों से देखती हो ऊंची दुनिया की इबारतें। कितना प्रेम है तुम्हें, गुम रहती हो सबकी सांसों में। बताती हो होले होले ले लोगी एक दिन अपने आगोश में ए मौत किसी कविता की तरह। जी। धन्यवाद। आप सबने उम्मीद है कि ये सीरियसली कविता को लिए होंगे, लेकिन ये 5-6 कविताओं से ही काम नहीं चलने वाला है। सही बात ये है कि कवि को समग्र रूप से पढ़ना चाहिए और उस पर बोलना चाहिए या लिखना चाहिए। तो उषा जी, आवाज आ रही है ना मेरी? सर बिल्कुल आ रही है आवाज सर। जी सर। तो सोनू यशराज को मैंने कहीं फेसबुक पे पढ़ा, और फेसबुक एक बड़ा माध्यम है और इसका दुरुपयोग भी हुआ है, सदुपयोग भी हुआ है, और न जाने कैसे परिचय हुआ है मुझे मालूम नहीं। लेकिन सोनू जी की कविताएं मुझे गुमान और खब्बू से मिली और परिचय हुआ, और उसके बाद में मेरे ग्रुप देशज पत्रिका समूह से भी जुड़ी और आप भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट में ही बात करूँगा। और एक जब स्त्री कविता लिखती है या पुरुष कविता लिखता है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है वो हार्ट की बात होती है, हृदय की बात होती है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। वहाँ यानी कविता में या साहित्य में जो कहा, वहाँ रमता गया है और कहता गया, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कहा गया है। तो सोनू की प्रवृत्ति बिल्कुल ही सादगी पूर्ण है, लेकिन वो सादगी जो है वो बहुत तल्ख तरीके से है। तल्ख किस मायने में है कि वो हर एक चीज को बहुत बारीकी ढंग से देखती है, वो सतही नजरों से नहीं देखती। जैसा कि मैंने पढ़ा, इन कविताओं को छोड़ दे, जितना कि पाठ किया, एक कविता है माँ कभी वसीयत नहीं करती, एक कविता है
उसका पाठ इन्होंने नहीं किया है, लेकिन उस संग्रह में है कि माँ कभी वसीयत नहीं करते। मैंने भी नहीं कभी सुना। पिता करते हैं, भाई करता है, फूफा और रिलेटिव्स करते हैं, वसीयत माँ नहीं करते। बहुत बाद में उनको प्रेशर दिया जाता है कि वसीयत करिए, लिखिए अपने जमीन जायदाद को। यानी कि एक लोभ, लालच, जो रिश्ते में जो स्वार्थ, सेल्फिश सेंटिमेंट जो फैला हुआ है समाज में, जिससे कि हिंसा बढ़ रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, फाइट कर रहे हैं कोर्ट में, कचहरी में। जो प्रेम से रहना चाहिए था, एक लड़की को प्रेम चाहिए, एक पुरुष को प्रेम चाहिए, वहां वसीयत के लिए फाइट हो रहा है। वहां पे ये गंभीरता पूर्वक ये कविता को लाती हैं और वो कहती हैं कि घर, बच्चे, पति, परिवार सब उसके, पर माँ कभी वसीयत नहीं करती। से अनुराग आत्मीयता से सराबोर, वर्तुल विथिका सीमा, सपने थपती तपती तापती, धूल धूप कणों को सघन पुष्प जैसी हर जगह नहीं होने पर भी हर जगह होती है माँ। ये माँ जो शब्द है, कुछ शब्द ऐसे दुनिया में बने हुए हैं जिसको टच करने पर ही हृदय पिघल जाता है। बेटा, पत्नी, पुत्री, माँ, उसमें सबसे जो कोमल शब्द है वो माँ है। उसको लेकर के उस शब्द को लेकर के, एक छोटी सी चीज को लेकर के एक एरिया जो बनाती है और उस कविता में जो प्रवेश करती हैं, तो उनका जो शब्द का विस्तार होता है, वाक्य का विन्यास होता है, वो विस्तृत नहीं होता है। वो क्या होता है कि पैठ करता है, उनकी भावनाएं उस कम शब्दों में, कम वाक्यों में पैठ करती हैं। तो अगर कविता कहा जाता है, धूमिल बोलते हैं कविता भाषा में आदमी की तमीज है। ये तमीज होना एक, अभी आने वाले रचनाकार सोनू यशराज, जो कि पहले ही संग्रह से, हमें लगता है कि पहला ही संग्रह है इनका, और इस संग्रह में इतनी परिपक्व कविताएं पहले ही संग्रह में आए, तो एक कवि की, कवियत्री की सफलता मानी जा सकती है और समकालीन कविता में एक योगदान माना जा सकता है। मैंने अभी जन संदेश टाइम्स में एक टिप्पणी छोटी सी लिखी थी और फेसबुक पर भी लिखा था, तो उस बात को रिपीट मैं नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी जो चीजें हैं जो ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे खब्बू है जो बाएं हाथ से लोग लिखते हैं, बहुत सारे हम लोग भी देखे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया। बराक ओबामा बाएं हाथ से लिखते थे, तमाम देश के बड़े बड़े लोग लिखते रहे, लेकिन उस पर नजर उनकी जाती है। एक स्त्री की जो लचक है वो बाएं की तरफ होती है, जो गर्भवती स्त्री है वो भी बाएं की तरफ होती है। बाएं का इम्पोर्टेंस लाना, उसका महत्ता को प्रदर्शित न करके उसको कविता में पिरोना, ये एक बड़ी उपलब्धि है कविता के लिए। क्योंकि कुछ दिनों में हमें नहीं लगता है, मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं, कि जो बच्चे जो हमारे सीख रहे हैं वो दाएं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बाएं समझेंगे कि नहीं समझेंगे। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं कि 79 लिखो, 89 लिखो, 59 लिखो, 29 लिखो, वो नहीं लिख पाते हैं। उनको कहना पर 29, 59, 69, 79, 89, तो दैट मीन्स राइट और लेफ्ट। अब उनको बताना पड़ेगा कि बाएं है और ये दाएं। एक आदमी ने कहा कि मेरा बेटा कभी अंधेरा देखा ही नहीं, उसको उजाला ही उजाला है। हम कि ऐसा कौन सा बेटा है जो अंधेरा नहीं देखा है? क्या इस जमाने में भी लोग अंधेरा नहीं देखे हैं? तो नहीं, कभी अंधेरे में रहा ही नहीं, कि रात में भी वो रोशनी में ही सोता है, तो हाँ रोशनी में ही सोता है। तो दैट इज अपवाद, वो अपवाद हो सकता है। मेरा कहने का आशय ये है कि जो छोटी चीजें जो हैं वो उठ करके व्यापक तरीके से फैलती हैं और आपके हृदय को छूती हैं। कविता की पहली शर्त क्या है? जो पहले पाठ में आपको हृदय को छुए, संप्रेषित करे, देखें, उसको पढ़ें तो वो प्रभावित करे, तो एक बड़ी कैनवास की कविता बनती जाती है। लेकिन हम ये बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं कि एक संग्रह से पूरी तरह से स्वस्थी ही हम हो जाएं। यही इनका ठहराव है सोनू यशराज का, और फिर आगे वो नहीं लिख पाएंगे। हम ऐसे उम्मीद नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समकालीन साहित्य में अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत दौड़ लगानी है, बहुत साधना की जरूरत है, तब जाकर एक मिथिलेश श्रीवास्तव जैसा रचनाकार बनता है और लिखावट पेज तैयार करता है। अभी मिथिलेश श्रीवास्तव का एक संग्रह आया है,
रोती हैं औरतें पहले। ये शीर्षक ही बताता है कि कवि की सोच क्या है। या शीर्षक से भी नहीं पता चलता, जब कविता आप पढ़ते हैं उसके तथ्य को लेते हैं तो देखते हैं कि सीधे तौर पर आप किस ह्यू से आपने देखा है। क्योंकि कविता में तीन ही चीज होती है, ह्यू, कंटेंट और स्ट्रक्चर। अगर तीनों से आप इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, संरचना से, दृष्टि से और तथ्य से, ये तीनों मिल रही हैं, तो समझिए कि वो कविता की, एक कविता की सफलता है। ये इस मायने में सोनू इसराज एक सफल कवित्री हैं और मैं इन्हें पूरी उम्मीद के साथ ये मानता हूं कि आगे चल के मेरी आशा को निराशा में नहीं बदलेंगी और बेहतर तरीके से लिखेंगी और अच्छी कविताएं देंगी और मिथिलेश श्रीवास्तव के पटल पर पुनः हम जोरदार तरीके से हम उपस्थित होंगे। इस बीच भाषा के सरनेम नहीं होते। ये कवित्री डॉक्टर उषा दसोरा को आमंत्रित करता हूं कि वे भी 4-5 कविताओं का पाठ करें, जो इच्छा हो। उषा जी। सभी को मेरा नमस्ते। कविता की श्रृंखला में मैं अपनी कविता प्रारंभ कर रही हूँ और पहली जो मेरी कविता है उसका नाम है पहाड़ और पिता। सोनू जी ने पिता से एक कविता सुनाई तो मुझे ये भी याद आई, तो मैं यहाँ से प्रारंभ करना चाहूंगी। पहाड़ और पिता। पिता में हर वक्त नहीं ढूंढने चाहिए पहाड़, पिता में कभी तो खोजनी चाहिए तितली के पंखों की कोमलता। पिता के लिए घोषित कठोर त्वचा में कभी तो देखनी चाहिए फूट कर रो पड़ने वाली एक कोमल नदी। पिता की अंगुलियों के रूखे पोरों में मधुमक्खियों ने छिपा रखे हैं शहद की मीठी बूंदों के 1000 टपके। पिता की पीठ पर पहाड़ स्वयं उगने नहीं आए थे, हम ही ने हजारों हजारों वर्षों में रोप दिए पहाड़। पिता की कोशिकाओं में और इन पहाड़ों का भार पिता आज भी अपने कंधों पर ढो रहे हैं। इन पहाड़ों का गर्भपात ही पिता की मुक्ति है, क्योंकि पिता सिर्फ पहाड़ नहीं है। हे दुनिया के समस्त पिता, सुनो, वर्षों से इस कठोर कैद खाने के लिए हम तुम्हारे अपराधी हैं। धन्यवाद जी। एक कविता पढ़िए, वीआईपी दर्शन। जी, वीआईपी दर्शन। हाँ, ये वीआईपी दर्शन एक कविता है जिसे मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। पेज नंबर 81। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हाँ जी। वीआईपी दर्शन, इस कविता का नाम है। टिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, उसी पर थोड़ी सी आधारित है। बहुत ही टफ टॉपिक है ये 9th और 10th क्लास में, वहीं से मैंने शुरू किया है। वीआईपी दर्शन। देश कोई टिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है जिसे समझने के लिए तुम्हें कोई ट्यूशन करनी पड़े। देश को समझना कितना आसान है ना। देश बस 2 लाइन है, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन। लंबी लाइन काली चींटियों की लाइन है, जो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की पुश्तैनी जायदाद है, बहुत लंबी सी। छोटी लाइन सफेद वीआईपी लाइन है, जो निश्चित संख्यावाची विशेषण का पूर्णविराम पहनती है। छोटी लाइन की जेब में हमेशा कागज का एक चौकोर टुकड़ा खेलता है, जिसके थोपड़े पर लिखा है वीआईपी पास। वो डायल में सेकंड की सुई से समय पीता है और वीआईपी दर्शन करता है हर जगह। छोटी लाइन एक औपचारिक पत्र की तरह है, जिसके अंत में ससम्मान भवदीय लिखा जाता है। ईश्वर के रसोई का राशन छोटी लाइन ही खरीद कर लाता है। ईश्वर के ब्रांडेड कपड़े छोटी लाइन
ही गिफ्ट करती है। ईश्वर का वीआईपी दर्शन भी यही छोटी लाइन करती है। वाह। तो भाइयों, छोटी लाइन पर अब अनुच्छेद समाप्त हुआ। बड़ी लाइन की चर्चा यह नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एक वीआईपी कविता है। ईश्वर अभी शयन कक्ष में सो रहा है। मुंह पर चादर धर कर सोना उसने हम लोगों से ही तो सीखा है। धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कविता का नाम है हस्तिनापुर की रिक्त हथेलियां। हस्तिनापुर की रिक्त हथेलियां। जी। ओके। कहाँ दर्ज हों अमानवीय पाठ्य पुस्तकों के दांत, कहाँ दर्ज हों चालाकियों के दोगले धारावाहिक, कहाँ दर्ज हों धोखे की आंख में बैठे यकीन के इस्तीफे, कहाँ दर्ज हों डिब्बा बंद इश्क के उपभोक्तावादी डायलॉग। बहुत सुंदर। ऐसे ही नहीं उजड़ा धरती का मेरुदंड, ऐसे ही नहीं हाँफा नदी का अस्थमा। इन धांधलियों में एक ग्राम ही सही धावा हमारी ओर से भी बोला गया है। सच तो है भूतकाल की बाहों में कैद हम सारे एक हस्तिनापुर की रिक्त हथेलियां हैं। धन्यवाद जी। आगे सुनाई जाए सर। पितृसत्ता तुम्हारी रीढ़ कौन है? पितृसत्ता तुम्हारी रीढ़ कौन है? ये कविता मैं सुनाना चाहूंगी जो मेरी भी बहुत प्रिय है। पितृसत्ता तुम्हारी रीढ़ कौन है? आसमान के घर से एक बड़ा सा पत्थर मोहल्ले के बीचों बीच गिरा। देखते ही देखते वह शीर्ष मंच पर आसीन हो गया। औरतें जो साहसी सड़कें बनकर चल रही थीं, उसने अड़ंगा लगाकर उन्हें वहीं गिरा दिया। ठहाकों के बीच छत पर खड़ी कुछ औरतें तालियां बजाकर मजा लेती रहीं। आरोपों की भाषा पढ़ते पढ़ते एक आग आई उस मोहल्ले में। थोड़ी ही देर बाद वो भभकता सूर्य मंडल हो गई। जिन औरतों ने तेजस्वी आंखें पहन रखी थीं, उनको वो जलाने लगी। कुछ और औरतें आई और पेट्रोल के पीपे आग में डालकर वहां से चली गई। एक हथौड़ा था भारी भरकम हवा के बाएं कंधे पर। वो उस औरत के सिर पर गिरा जो पुरुषों की सभा में ओजस्वी भाषण दे रही थी। कुछ औरतें बोली, अच्छा हुआ उसे सही जगह पर बैठने की तमीज नहीं थी। धीरे धीरे तीखे नाखूनों की खेती पनपने लगी। वो वाकछल का नेतृत्व करती हुई साड़ियों की नंगी पीठ पर उगने लगी, फिर उन्हें काट खाने लगी। कुछ औरतें फुसफुसाकर बोली, इतने बड़े गले का ब्लाउज पहनती थी, साड़ी नाभि के नीचे बांधती थी, ये तो होना ही था नंगी कहीं की। अभी अभी पितृसत्ता को गालियां देकर मंच से उतरी है एक औरत। अभी अभी देश के बड़े समाचार पत्र में पितृसत्ता पर तीखा लेख लिखा है एक औरत ने। अभी अभी अपने 5 साल के बेटे को घर के बाहर सड़क पर पेशाब करना सिखाया है एक औरत। क्या धन्यवाद। अभिनंदन। आप एक कविता पढ़िए, अंतिम कविता। इसे पढ़ने का तो अभी एक दो जरूरी थी कि समय का ध्यान रखना है। उनका एक पोस्टकार्ड, लेकिन एक कविता में सुनना चाहता था। फिर एक दिन ये सारे लड़के पिता हो जाते हैं, लेकिन समय कम है, 6:40 हुआ है और 7 बजे तक, 7:15 बजे तक खत्म करना है।
हाँ जी तो मैं ये बेईमानी नहीं करूंगा कि सोनू को कम पढ़वाया और आपको ज्यादा पढ़वाया। तो ये थोड़ी सी मैं अधिकार ले रहा हूँ आप दोनों से, जी। मैं बड़ा हूं उम्र में तो। हाँ जी जी। तो आप एक कविता और पढ़िए, ऊन का एक पोस्ट कार्ड। हाँ, उनका एक पोस्ट कार्ड ठीक वहीं सटा हुआ है। 42 पेज नंबर पर है। हाँ जी सर, जी मैं पढ़ती हूँ। जी। अ, जी, उनका एक पोस्ट कार्ड। उनका एक पोस्ट कार्ड कविता का नाम है। होंठ का फटना एक सर्दी का जन्म नहीं है, तुम्हारे इंतजार में लिखा ऊन का एक पोस्ट कार्ड है। तो इस सर्दी किसी स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी हो, तुम शहर का नाम मत पढ़ना, बस चल पड़ना और उतर जाना यात्रा के मध्य ही रेगिस्तान की किसी अनाम ढाणी में। सिल लेना टन भर रेत अपनी चमड़ी के भीतर और वहीं इंतजार करना मासूम प्रेमीपन बच्चे सा किसी बालकनी में बैठी अपनी प्रेयसी के 18 होने का। और संभलना भी, इंतजार की वर्तनी अशुद्धियां तुम्हारे प्रेम को अनुत्तीर्ण कर सकती हैं। धन्यवाद जी। शुक्रिया उषा जी। जी हम समझते धन्यवाद। हैं कि मंजुला जी भी सुन रही होंगी और उन्हें अच्छी लग रही होगी कविताएं। और अनिल जी का मैसेज लगातार आ रहा है और एमपी सर भी सुन रहे होंगे। और विशेष ध्यान हमारे कोऑर्डिनेटर मिथिलेश श्रीवास्तव वरिष्ठ कवि हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी सुन रहे होंगे। जब मैंने फेसबुक पर डाला कि क्या आप लोग उषा दसोरा को जानते हैं, तो आप नहीं जानते हैं या जानते हैं तो ये कविताएं पढ़िए। मेरे पास लगभग, आप सबों को विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे फोन आए। अब ये मैं नहीं कहूंगा कितना फोन आए, क्योंकि यहाँ से लिखावट पेज पे और जो स्त्रियां लिख रही होंगी तो उनको थोड़ी सी ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या भी सकारात्मक चीज है, क्योंकि ईर्ष्या होनी चाहिए। मुझे भी ईर्ष्या है उषा से कि क्यों इतना अच्छी लिखती हैं, सोनू इतना अच्छा क्यों लिखती हैं। तो इतना शार्पनेस जो ये 2021 में कविता उपस्थित हुई है उषा की। उषा जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलने की सुविधा में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए अन्यथा न लेते हुए, क्षमा चाहते हुए, बोलने में सुविधा होती है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो सीधे तौर पर मुझे वाक्य विन्यास पर, फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान गया। क्योंकि कविता का सबसे पहले कंटेंट देखा जाता है कि विषय क्या उठाया गया है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि सोनू की कविताओं को मैंने देखा, खब्बू बाएं हाथ वाली, या गुमान देखा, या कोरोना काल में जो पिता के संबंधित जो दर्द था या संवेदनाएं थी, अब वो कैसे लौटते हैं। पिता पर आपकी भी कविता है उस समय, लेकिन मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूँ कि जब आप शब्दों को पिरोती हैं तो एक खास शब्द ला करके आप पंच करती हैं। और हम लोग कविता जब लिखते हैं तो अंतिम में या शुरू में या बीच में कहीं एक जगह पंच करते हैं, हथौड़ा मारते हैं, देखते हैं कि हाँ ये कविता है और यही मेरी कविता फूटती है। जैसे पानी का स्रोत पहाड़ से धक्का मारने पर फूट आए, या कहीं से दिखाई दे कि यहाँ से भी है। जैसे झरने झरझर झरझर गिरते हैं, वाटरफॉल, वाटरफॉल की तरह उषा की कविताएं मुझे दिखाई देती हैं। उस कंटेंट से, उस वाक्य विनाश से खुलती हैं और बहुत गहरे अर्थ में खुलती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, एक उदाहरण के तौर पर वीआईपी दर्शन, ये बिल्कुल सिंपलाइज्ड कविता है और प्रतीकात्मक कविता है। मेरी नजर में कविताओं के कई अर्थ होते हैं मिथिलेश सर। मेरी दृष्टि से वीआईपी दर्शन जो लंबी लाइन है और छोटी लाइन है, लंबी लाइन उन ग्रासरूट लेवल के लोगों के लिए है जो आम जन पीड़ा जो झेल रहे हैं, जो जिनको दो रोटी नसीब नहीं होती है, या होती है तो बहुत दिक्कत से होती है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई कविता में भी है कि लंबी लाइन है वो उनकी है, और छोटी चिट्ठियों का जो लाइन है वो वीआईपी की है, यानी एलिट वर्ग का है। अंबानी, अडानी, फलाना ठिकाना, जो बड़े बड़े टाटा और प्रेम जी और जितने भी लोग हैं, वैसे लोगों के लिए छोटी लाइन है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रेलवे लाइन कुछ भी खरीद सकते हैं, रेल खरीद सकते हैं, एरो एयरपोर्ट खरीद सकते हैं। हम कैसे खरीद सकते हैं?
हमारी लंबी लाइन है, हम लंबी लाइन के व्यक्ति हैं। वहां पे एक कवित्री का ध्यान जाता है जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठ करके लिख रही है। एक कवित्री के और एक रचनाकार की जो दृष्टि है वो कहाँ पहुंचती है, ये मायने रखता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकेडमिक तरीके से कह रहा हूँ, एकेडमिक में बोलता नहीं हूँ, कि कविता में 3 चीज का होना जरूरी है, स्ट्रक्चर, व्यू और कंटेंट। और ये तीनों चीज कविता में एक साथ साधती हैं तो बहुत मिरेकल हो, चमत्कारिक तरीके से आती है। कविता का जो चमत्कार कहा जाता है वो इस रूप में है कि अरे ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आप देखिए कि सीधे तौर पर, मिथिलेश सर सुन रहे हैं ना मेरी बात, कि पितृसत्तात्मकता, तुम्हारी रीढ़ कौन है। अब एक स्त्री जो पितृसत्तात्मकता के विरोध में लगभग 2 दशक से बातें हो रही हैं, और स्त्रियां इसमें ज्यादा सक्रिय हैं, पुरुष भी सक्रिय हैं, हम भी सक्रिय हैं कि पितृसत्तात्मकता को समाप्त कर दी जाए। लेकिन एक स्त्री या झुंड में स्त्री या मंच पर स्त्री पूरे जोरों शोरों से भाषण दे रही है और वो लगातार बोल रही है और सारी घटनाएं घट जाती हैं। इस कविता में एक नहीं 3-3 4-4 घटनाएं हैं जो कि एक घटना को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, प्रतिबिंबित कर रही हैं, वहां पर केंद्रित सेंट्रलाइज कर रही है। वो कहाँ पाकर पंच कर रही है, जब वो स्वयं वो स्त्री अपने ही बच्चे को सड़क पर पेशाब करना सिखा रही है। आप एक तरफ पितृसत्तात्मकता का विरोध कर रही हैं और एक तरफ अपने पुत्र को, अपने लड़के को ही आप पेशाब करना सिखा रही हैं। तो एक पितृसत्तात्मकता का विरोध कैसा हुआ, उसका पोषण हो गया। आप उसका पोषण कर रही हैं, सिखा रही कि नहीं पितृसत्तात्मकता अच्छी चीज है, करो। ये कविता इतनी ब्लास्ट करती है, इतनी ध्वस्त करती है चीजों को, जो हमारी सोच को एक अलग तरीके से विकसित करती है और देखती है कि हाँ, ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। राजेश जोशी से हमारी बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस पर, उषा जी साथ में थी, संजोग से उनकी बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई थी या पहली बार बातचीत। तो उन्होंने कहा, राजेश जोशी ने, कि कंट्राडिक्शन और रेलिवेंट की कविताएं जो होती हैं वो हमेशा मारक होती हैं। उषा जी बोले थे ना राजेश जोशी ने, उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल। ये रेलिवेंट भी है और कंट्राडिक्टरी भी है, कंट्राडिक्शन वाली कविता है, यानी कि ये टिकाऊ भी कविता है। टिकाऊ भी नहीं, टिकाऊ है। टिकाऊ इस मायने में है कि जब जिस समाज में आप रहते हैं, जिस जगह परिवेश में आप रहते हैं, चाहे पिता के साथ रहते हो, माँ के साथ रहते हो या पड़ोसी के साथ रहते हैं, तो वहां की चीजें तो आएंगी, एक नहीं आएंगी क्या, आएंगी। एक पर एक अंतरिक्ष से चीजें नीचे नहीं आएंगी। हमारा काम क्या है, एक रचनाकार का काम क्या है, आसपास की जो चीज है उसको उठा करके और बाहर फैला देना, उन चीजों को आकाश में छोड़ देना। एक चिड़िया का बच्चा है, वो उसके पंख जमते हैं, फिर उसको उड़ा देते हैं, वो आकाश में उड़ते रहते हैं। कविता उसी तरह से है, छोटी चीजों को लेती है और बड़ी चीजों को वो दायरा बनाती है। और ये कविता जो है, सोनू की भी कविता, उषा की भी कविता, जब मैं कह रहा हूं तुलनात्मक ढंग से नहीं कर रहा हूं, फिर ये कविता जितनी पुरानी होगी आने वाले दिनों में और बड़ी कविता बनेगी। ठीक उसी तरह से जैसे कबीर को हम पढ़ते हैं, कबीर जितने पुराने होंगे उतने बड़े कवि होंगे, तुलसी जितने पुराने होंगे उतने बड़े कवि। ये हमारे धरोहर है। तो हम ऐसी कविताओं को नजरअंदाज करते हैं। ये हमारे मैं क्या बोलूं उसको, क्या नाम, मूर्खता जैसा शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, एक इग्नोरेंस, नजरअंदाज करने की बात मैं कर रहा हूँ। ये बात बन जाती है। आने वाले दिनों में दोनों कवित्रियां हमारे बीच जोरदार ढंग से उपस्थिति दर्ज करेंगी कि इस तरह से। अब ऊन का एक पोस्टकार्ड, अब बताइए, कागज का पोस्टकार्ड तो आपने पढ़ा है, ऊन का पोस्टकार्ड देखा है आपने, मैंने नहीं देखा है, लेकिन शीर्षक चौंकाती है। और इस तरह से आप देखिए कि इस कविता में होठ का फटना एक सर्दी का जन्म नहीं है, क्योंकि होठ सर्दियों में फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं बरसातों में। तो चूंकि ये ज्ञान होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, पेड़ कौन सा है, आम का है, इमली का है, मौसम से क्या प्रभाव पड़ता है। एक कवि, मैं नाम नहीं लूंगा,
उन्होंने लिख दिया कि कोयल की पीऊ और पपीहे की कू। अब बताइए कि कोयल कभी पीऊ कैसे बोलेगी, अब पपीहे कू कैसे कहेगी। तो एक कवि की इतनी तमीज होनी चाहिए। ये तमीज बिल्कुल ही उषा दसोरा में है और सोनू के पास भी है कि होठों का फटना एक सर्दी का जन्म नहीं है, तुम्हारे इंतजार में लिखा उनका एक पोस्ट कार्ड है। तुम्हारे इंतजार में ये कविता यहाँ पर खुलती है। तो इस सर्दी किस स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी हो, तुम शहर का नाम मत पढ़ना, बस चल पड़ना और उतर जाना यात्रा के मध्य में रेगिस्तान की किसी अनाम ढाणी। रेगिस्तान अब जो ठंडा है माहौल है, वो रेगिस्तान यानी गर्मी उसको चाहिए। देखिए बहुत सालीक और सलीके ढंग से बात कहने की जो तरीका है वो उषा के पास है। और उषा ने काफी पढ़ा है कविता, जिस तरह से वो लिखती है तो उससे पता चलता है कि उनका अध्ययन काफी विस्तृत है और काफी परिपक्व है। ये इस तरह की कविताएं 80-85 की उम्र में आती हैं, और अभी तो उम्र मैं नहीं पूछूंगा कितना है, अभी युवा हैं और इस तरह से लिख रहे हैं कविताएं। तो मुझे जितने भी बताना चाहूंगी कवित्रियां सर, हैं, 81 मेरा बर्थ है, 81 मेरा बर्थ है। जितना जितनी भी कवित्रियां लिख रहे हैं उसमें शार्पनेस जो है वो उषा दसोरा में है। तो ये दिखाई देती है शार्पनेस के मामले में। माने तेज का, अब ये भी इतना भी तेज नहीं कि पूरा भभक जाए और फिर बुता जाए, वो सेंस में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सनह सनह जल रहा है दीपक की तरह, लेकिन नीचे जो छाया है उसको भी वो देख रही है। दीपक के नीचे जो छाया है उसको भी देख रही है। वो छाया और प्रकाश के बीच की कवित्री उषा दसोरा है। वहीं सोनू जो है हमारी सादगी और मुलायमियत के बीच की कवित्री बनती है। तो सोनू और दसोरा को मैं बेहद कविताओं से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि उनकी कविताएं प्रेम से भरी पड़ी हों, ऐसी कंट्राडिक्शन रेलिवेंसी से भरी पड़ी हों, और कविता के क्षेत्र में जो एक विरासत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, छायावाद का जो विरासत हमारे सामने है, या उसके पहले भक्ति कालीन की जो मैं शुरू में चर्चा की, तो उसको संभालना आप सबकी जिम्मेवारी है। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कविताएं, चूंकि संयोग ऐसा बना है कि राजस्थान से दोनों कवित्री आई और दोनों ही काफी तेज तरार हो गई और कविता में अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि मंजुला बिष्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ या और जो कवित्री लिख रही हैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। चूंकि मैं यहाँ इन दोनों पे बात कर रहा हूँ तो इन दोनों के सिलसिले में, इनके वनस्पत में बात कर रहा हूँ। तो और भी देश में बहुत सारी कवित्रियां लिख रही हैं और उसका मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो बात फिर कविता उधर जाएगी, फिर इस कविता से तुलना हो जाएगी। तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि सादगी और मुलायमियत के जो पंच करती हुई कवित्री हैं वो सोनू हैं, और हमारे उषा जो हैं वो हर जगह पे, हर विन्यास पे एक मजबूती के साथ खड़ी होने वाले, अंधेरा और प्रकाश के बीच दोनों चीजों को समानांतर रूप से देखने वाले, उसके बीच की कड़ी हमारी उषा है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सोनू को। और ये मंच में मिथिलेश श्रीवास्तव को सौंप रहा हूँ कि कोई गलती बोल गया हूँ तो क्षमा करेंगे। आवाज माइक नहीं ऑन। आ रही सर। माइक 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 म्यूट म्यूट है आपका। नहीं, म्यूट नहीं है, अब आ रही है। ओके। हाँ नहीं, आपने अगर गलती बोली होगी तो ये तो अब सार्वजनिक हो जाएगा। अभी तो 10 लोग सुन रहे हैं, फिर सैकड़ों लोग सुनेंगे, हजारों लोग सुनेंगे। ऐसी गलती मैं बार बार करना चाहूंगा। हाँ, जरूर। दरअसल कविता का मामला एक सामूहिक मामला है। लिखना, हम्म, उस पर बात करना और उसको लोगों तक ले जाना एक बहुत सामूहिक जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और ये जिम्मेवारी हम सब लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। अपना अपना हम लोग डफली, अपनी अपनी डफली बजाने में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। तो मैं उसका जी तो विरोध करता हूँ। जहाँ सामूहिकता है वहीं एक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है,
और जहाँ सामूहिकता नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है। तो इसी सामूहिकता के सिद्धांत पर आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, अपनी कविताएं सुनाई। आप लोगों की कविताएं मुझे अच्छी लगी। वाह। तो हम लोग फिर आप लोग भी जुड़ें। जरूरी नहीं है कि लिखावट आपसे जुड़े, आप भी जुड़ें। अगर दोनों जुड़ेंगे, दोनों मतलब कवि और संस्था, तो बहुत समाज के लिए वो लाभदायक होगा, लोगों के लिए, क्योंकि कविता तो अपना काम करती है। यह जो फैलाया गया है कि कविता लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, और वो एक झूठ है, एक मिथ है। लोग पढ़ते हैं, जिसको जो मिलता है वो पढ़ते हैं। लोक अंचल में कबीर और उन संत कवियों की कविताएं सुलभ हैं। राजस्थानी की कविताएं जिनके पास हैं, गीत जिनके पास हैं, वो गाते हैं। हिंदी तक पहुंचने में उनको लोगों को बहुत मुश्किलें होती हैं। तो इसमें एक सामूहिक प्रयास की जरूरत तो है। अगर आप बार बार आपकी कविता लोगों तक जाएगी तो लोग उसको पहचानेंगे, उसको कोट करेंगे, उस कविता में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान देखेंगे। कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों ने कविता पढ़ने के बाद आत्महत्या का विचार स्थगित कर दिया। बिल्कुल। हाँ, ऐसे कई प्रसंग हैं। एक प्रसंग का तो मंगलेश डबराल ने अपनी किताब लेखक की रोटी में एक लेख में लिखा है कि गुजरात के किसी शहर से एक चिट्ठी आई, एक लड़की की चिट्ठी आई कि आपकी कविता पढ़ी मैंने और मैं जिस निराशा और आत्महंता की स्थितियों से गुजर रही थी, मैं अचानक उबर गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपको मिलेंगे, और जरूरत है लोगों को। इस जीवन में कविता की बहुत जरूरत है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। लिखावट के YouTube को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ बीच में और हस्तक्षेप करते हुए कि आप एक कविता सुनाइए अपने मैं संग्रह। कविता सुनाऊंगा, मैं जल्दी एक कविता, सुनाऊंगा। क्योंकि आज समय का बहुत दबाव दे दिया आपने। हमको चाहिए 2 घंटे का समय। मैं इतना जल्दी जल्दी बोल पाया तो नहीं, समय का एक प्रेशर है। हम लोग 2 घंटे कर सकते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अगली बार 2-2.5 घंटे करें, कोई देखे या ना देखे वो अलग बात है। पूरी बातें मुंह में ही और हृदय में ही रह जाती है। बहुत सारी बातें सोनू के प्रति और तो उषा के फिर प्रति थी। उसको टुकड़ों में करेंगे। सिर्फ सोनू हाँ, को आप बुलाएंगे, सीरीज बनाइए। सिर्फ उषा को बुलाएंगे, हाँ, फिर हाँ, सोनू। सिर्फ मंजुला को बुलाएंगे। हाँ, तो आप सुनाइए कहने कविता। कहने का मतलब है कि अ, ऐसे कार्यक्रम को हम बहुत एकेडमिक भी नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। एकेडमिक बनाएंगे तो वो पर्पस कहीं ना कहीं डेफीट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसा करना है। अभी देखिए, हम लोगों के साथ हम लोगों को मिला के 10 लोग जुड़े हुए हैं, और फिर YouTube पर जाएगा तो वहाँ सैकड़ों हजारों लोगों तक जाएगी बात। तो हम लोग एकेडमिक बनाने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ एकेडमिक पर बात करें। तो वो भी हम लोग करेंगे, और हम लोग करते रहे हैं अरुण जी। जी, हम लोगों ने कई हम लोगों ने पहले एपिसोड्स किया ही है बातचीत में 2-3 किया। एपिसोड। हाँ, तो आज तो चूंकि कवियत्रियों का आज समय था, तो बिल्कुल। उनकी कविताएं ही हमें अधिक से अधिक सुननी थी। ठीक है। उनके संग्रह, जो नए संग्रह आए हैं, उन पर कुछ बात की जा सकती थी। मेरे पास संग्रह नहीं है, इसलिए मैं उस प्रसंग में मैं जाने की मैंने कोशिश ही नहीं की। आप लोग तो भेजिएगा सर को। हाँ, मैं अपना एड्रेस आप एड्रेस लोगों दे को दीजिए, भेज बिल्कुल दूंगा। सर, आप लोग, धन्यवाद। हाँ,
मैं आप भेजूंगा, व्हाट्सएप मैं पे दे दीजिएगा सर। हाँ, हाँ मैं हाँ, बिल्कुल, व्हाट्सएप धन्यवाद। करूंगा। और जैसा कि अरुण शितांश ने कहा, आप लोगों की कविताएं बहुत अच्छी लगी। उसमें बिंबों का, नए नए बिंबों का, उपेक्षित बिंबों का जो आप लोगों ने कविता में प्रयोग किया है, वो सब अच्छे लगे। भाषा भी अच्छी लगी, वाह। तेवर भी अच्छे लगे। और उन कविताओं के जो कथ्य, तथ्य, ब्यौरे और बिंब विधान, सबसे एक एक बात जो जनवादिता, जन सरोकार की जो बातें आई, वो बहुत आकर्षक लगी। प्रेम तो होता ही है, बिना प्रेम के आप कविता लिख नहीं सकती, कोई नहीं लिख सकता। मुक्तिबोध भी नहीं लिख सकते थे, कोई नहीं लिख सकता था। तो प्रेम तो उसके बुनियाद में है। अगर आप कवि हैं तो आपके भीतर प्रेम है, और सबके प्रति एक चिंता है, अपने समाज को और अच्छा बनाने की एक सोच है, और वो है। और हमें अच्छा लगा कि एक शाम आप लोगों की कविताओं और अरुण शितांश की इस टिप्पणी के साथ हमने 1 घंटा जीवन जिया। वो जीवन जीने के बराबर होता है। और मैंने तो हमेशा महसूस किया है कि जब तक कविता मैं सुन रहा होता हूँ या सुना रहा होता हूँ, मैं सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ एक कौच लगा दिया गया है, एक कौच बुन दिया गया है। उस समय दिमाग में कोई भी चिंता नहीं आती है, कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। तो ये एक बहुत, मैंने आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कविता सुनते हुए मैं सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता हूँ। बहुत सुंदर। मुझे अपने आप से भी अपने को बचाना है, दूसरों से बचाना है, दूसरों की करतूतों से बचाना है, दूसरों के दुर्व्यवहार से बचाना है, दूसरों के अपमान से बचाना है। तो मुझे तो कई तरह से अपने आप को बचाना है, आपको भी अपने आप को बचाना है। और ये सारा काम कविता करती है। जब हम कविता सुन रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, और सुना रहे होते हैं तो अपने आप को सबसे बड़ा मनुष्य समझते हैं कि मेरे वाह। आगे कोई नहीं है। तो आज आपने भी महसूस किया होगा कि आपकी उषा और सोनू के आगे और कोई नहीं है। ये सबसे सेफ स्पेस है इस दुनिया और ब्रह्मांड का। मंत्र भी हमें अमनुष्य बनने के लिए उकसाते हैं, कविता कभी नहीं उकसाती है। कविता तो मनुष्य बनाते बनाते और व्यंग में कहूँ तो हमें बर्बाद कर देती है। न हमें मुनाफाखोरी करने देती है और न लूट खसोट करने देती है। अपने में ऐसे उलझाए रहती है कि हम कहीं और हम देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाते हैं। तो ये कविता का जादू है जो हम लोग, सब लोग महसूस करते हैं, और अपने आप को कविता की ओट में छुपाते भी हैं, और कभी कभी उससे बाहर निकलते हैं तो आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग एक समूह कविता पाठ जल्दी रखेंगे। और आप देखिए, अगर मंजुला जी लिखती हैं, मुझे नहीं मालूम है। लिखती हैं, पद्मजा संग्रह तो, है उनका। हाँ, पद्मजा शर्मा एक दिन आई थी, जो श्रृंखला चल रही है और दूसरे में, दूसरी कड़ी में वो आई थी, उनकी कुछ कविताएं हमने सुनी। तो आप इस तरह से एक, मंजुला बिष्ट की कविता है खाटी ही भली। हाँ हाँ, अच्छा, मेरे पास संग्रह है। ठीक है। तो हम लोग एक जल्दी फिर बनाएंगे। और आप में से कोई फिल्म भी बनाता है ना?
उषा बनाती है। मैं बनाती उषा हूँ जी शॉर्ट। बना- जी जी ठीक। जी। तो कुछ इन सब चीजों से भी एक दृष्टि आती है कविता के लिए। जी बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रोग्राम को समाप्त करता हूं और अरुण शितांश का, उषा दसोरा जी का और सोनू यशराज जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे लिखावट की ओर से, लिखावट के लोगों की ओर से। और ये प्रोग्राम आपको YouTube पर कुछ देर के बाद अवेलेबल होगा। आप लोग YouTube, लिखावट के YouTube को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए और उनको ये बताइए कि आप हमारी कविताएं सुने। ये लिखावट का एक मोटो भी है, अच्छी कविता से अच्छा कुछ नहीं। वाह। क्या बात है। तो अच्छी बहुत कविता सुंदर। से अच्छा कुछ नहीं तभी होगा ना जब कविता लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो अब पढ़ने से आसान हो गया है सुनना। सोशल मीडिया का, जैसे अरुण जी ने कई बार फेसबुक का नाम लिया, सोशल मीडिया का हमने कविता के लिए ठीक से उपयोग नहीं किया है। सही बात। पहले तो हम शुरू में परहेज करते रहे, अरे फेसबुक क्या चीज होती है। उस पीरियड में पॉलिटिकल लोगों ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, खराब उद्देश्यों के लिए। और जब सोशल मीडिया, जब हमने देखा कि अरे ये तो कितनी बड़ी चीज है, तब हम लोग धीरे धीरे इस तरफ आए। आप लोग थोड़ा पहले आ गई होंगी, लेकिन हम लोग बाद में आए। एक तो परहेज के बाद, और उसके बाद मुझे लगा कि हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिखा अभी के कविता के लिए, लिटरेचर के लिए हमने किया ही नहीं है। और सोशल मीडिया की सीमाएं हैं। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने एक नंबर निर्धारित किया है, 250 या 56, उससे ज़्यादा लोग उससे नहीं जोड़ सकते। तो इस सीमा को तोड़ने के लिए भी सामूहिकता चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ आती है तो आप जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं वहाँ आप उसको डाल सकते हैं। ये मैंने कहा कि आप हमें, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी कविता का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कोई मीडिया कविता को लेकर के सक्रिय नहीं है, लघु पत्रिकाओं को छोड़ के। देशक जैसी पत्रिकाएं कविता छापती हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया हो, कविता पर कहीं बात, हिंदी में, बाकी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में कहीं कोई जगह नहीं है। तो हमें एक ये नई जगह मिली है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आभार सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। फिर हम लोग मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। पद्मजा जी मुझे दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, कैसे हैं मैम? कैसे हैं मैम? बस बिल्कुल ठीक है। आप लोग सब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल मैम। बढ़िया मैम। आप लोगों की कविताएं सुनी, बहुत आनंद आया, जी बहुत जी अच्छा लगा। अरुण सर, आज बहुत सीखने को मिला। हाँ, थैंक नहीं यू। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी ने जितनी अच्छी तरह से कविताओं पर बोला है, बहुत हम सुंदर सब बोला। बहुत सुंदर बोला। हाँ, हाँ धन्यवाद अरुण सर। धन्यवाद अरुण सर आपको। थैंक मिथिलेश जी गए क्या? बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जी प्रोग्राम था। जी जी, थैंक बहुत यू बहुत मंजुला। पूरा समय पूरा रही समय मैं रहेगी। मैं अरुण जी का अरुण बहुत जी का बहुत 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 धन्यवाद। अरुण जी धन्यवाद। चले अरुण गए जी हैं। चले गए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा बहुत प्रोग्राम। अच्छा प्रोग्राम। जी जी, चलिए ठीक है जी। ठीक। चलो सोनू, चलो गुड सोनू, नाइट आप गुड सभी नाइट को, आप सभी को, शुभ रात्रि। शुभरात्रि। पद्मजा जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक ओके यू। ओके सोनू, हरिदेव ओके सर, हरदेव थैंक। सर, थैंक। ओके 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 मंजुला। मंजुला। ओके बाय, बाय। शुभ बाय, रात्रि। शुभरात्रि।